हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो आपको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो पढ़ने में आप उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से इस कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। तो किन कारणों से जो है कुआं सूख गया है? तो पहला है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो वहाँ नहीं है। पेड़ों और कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार और सीमेंट से ढक गई है, इस वजह से भी कुआं विलुप्त हो गया है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप इत्यादि लग गए हैं, तो ये एक रीज़न है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 3 रीज़न बता रहे हैं ये कि जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो झीलें और तालाबें क्या हो गई हैं, अब नहीं हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। पेड़ों और कुओं के आसपास आप लोग देखते होंगे कि कोलतार और सीमेंट से उसको कवर कर दिया जाता है। और ये कुओं और सी ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि घर में टोटियाँ लगने से नल लगने से कोई ये नहीं कि तालाब सूख जाएंगे, ये कोई रीज़न नहीं है। तो ये गलत ऑप्शन है। साथ ही डी कह रहा है कि मोटर, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर का जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी खींचने के लिए, पाइप लगाते हैं अंदर में, तो इससे क्या होता है, पानी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो ये इस वजह से ये आपका तीनों ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। यहाँ पर आप देखिए जो ए, बी और डी होगा ये सही होगा आपका ऑप्शन। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप कि इंग्लिश में भी ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, साथ ही आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि इन ईवीएस कंसेप्ट एंड इशू हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस वाई। कह रहा है कि ईवीएस को क्यों नहीं अलग अलग मतलब साइंस और सोशल साइंस के रूप में पढ़ाया जाता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज एनवायरनमेंट इन होलिस्टिक मैनर, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा सबको एक ही में देखता है, एक ही रूप में देखता है, अलग अलग नहीं देखता कि ये पेड़ है तो ये साइंस का पार्ट हो गया, बारिश हो रही है ज्योग्राफी का पार्ट है, इस तरह से नहीं देखता, वो होलिस्टिक मैनर में ही देखता है। It is a good teaching learning strategy. It is for decreasing the syllabus load. Syllabus of EVS has been prescribed such as by CBSE. CBSE द्वारा ये सिलेबस जो है बताया जाता है, या फिर डिक्रीजिंग सिलेबस को कम करने के लिए ये गुड स्ट्रैटेजी है टीचिंग के लिए। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन आपका। इसके बाद कह रहा है कि यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, तो ये भी कोई रीजन नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड। कौन सी कंट्री को क्या कहा जाता है? यहाँ पर रेत के पहाड़ के नाम से जाना जाता है, रेत के टीले के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग सभी जानते होंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी जानते होंगे, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अबू धाबी को क्या कहा जाता है? अबू धाबी ही जाना जाता है, किससे? रेत के टीले के नाम से जाना जाता है। तो आपका अबू धाबी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 को मैं हिंदी में पढ़ूंगी, आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, या फिर उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, तो ये इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका?
इसमें से ऑप्शन आपका बेस्ट होगा वो ये होगा कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए ही जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। बाकी थर्ड और फोर्थ ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का जो आपका आंसर है कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकेंड आंसर, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ द लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट। तो आपका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बताया जा रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ EVS इन द प्रेजेंट सिलेबस। जो वर्तमान में पर्यावरण का जो पर्यावरण अध्ययन के जो सिलेबस हैं, जो थीम्स हैं, उसमें मुख्य 6 थीमों में से कौन सा एक नहीं है। तो आपको जो नहीं है उसे बताना है। जैसे कि आप जानते हैं कि शेल्टर जो है आपका ये थीम में आता है, थिंग्स बी मेक एंड डू ये भी आता है, वर्क एंड प्ले और फूड भी आता है, वर्क एंड प्ले नहीं आता। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर 5th क्वेश्चन का। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। पहला है आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल और भोजन। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारे भोजन और हम चीज़ कैसे बनाते हैं, आवास के बारे में ये सारे हमारे क्या हैं, थीम है। और काम और खेल क्या हो जाता है, सब थीम के अंतर्गत आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू EVS सब्जेक्ट फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के विषय में इनमें से EVS के थ्रू कौन सी बात सही है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS आर ट्रांसैक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। EVS is new subject introduced at the class first to second. EVS as subject is not easy to understand at class 1 and 2. Issues and concern related to EVS are transacted through language. देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS आर ट्रांसलेटेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। इन्हीं के जरिए जो है इनको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा कि न्यू सब्जेक्ट है जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है फर्स्ट टू सेकंड में, ये भी गलत हो जाएगा। EVS एज सब्जेक्ट नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ये भी कोई बात नहीं है। इशूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS आर ट्रांसलेटेड थ्रू लैंग्वेज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में के संदर्भ में सच क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। भाषा कैसे सिखाया जाता है, पर्यावरण अध्ययन को किस तरह से सिखाया जाता है, भाषा और गणित के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए सिलेबस के विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कक्षा 1 और 2 में विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधित संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो ये आपके सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हो जाएंगे। आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS। कौन सा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है EVS नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, एक्टिव participation of the learner, relating child's knowledge with the teacher knowledge, learning EVS outside the four walls of the classroom, relating child is local knowledge to the school knowledge। देखिए यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, D ओनली, A ओनली, A एंड D ओनली, या फिर ACD दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए जो दिया गया है ऑप्शन, वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। बिल्कुल सही बात है कि जो लर्नर है वो बिल्कुल एक्टिव हो करके पार्टिसिपेट करे। रिलेटिंग चाइल्ड इज नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, रिलेट करना है चाइल्ड की नॉलेज को टीचर के नॉलेज से। और साथ ही यहाँ पे क्या दिया है, लर्निंग EVS आउटसाइड टू द फोर वॉल्स ऑफ द
क्लासरूम, ये तो बिल्कुल सही है। और रिलेटिंग चाइल्ड इज लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन जो है बी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा, ACD, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7th में आप कौन सा आंसर लगाएंगे। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, बिल्कुल बाहरी दुनिया का ज्ञान बच्चों को दिलाना आवश्यक है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को क्या करना है, विद्यालय ज्ञान से जोड़ना है। तो ये तीनों ही क्या है, तीनों ही सही है। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A, C और D। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है कि द मोस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी टू इंगेज लर्नर्स इन EVS, ऐसा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी हो सकती है। तो रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन या नरेटिव्स। तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा, सबसे अच्छी जो बात होती है कि नरेटिव्स, आप कहानियों के द्वारा जो है बच्चों को इंगेज रख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या दिया गया, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ। तो किस्से कहानियों में बच्चों को दिलचस्पी होती है, वो मज़े लेकर सुनते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू EVS, कौन सा सही नहीं है EVS के संदर्भ में। तो EVS is based on child-centered learning. EVS provides opportunity to the learners to explore their environment. EVS emphasizes description and definition. Nature of EVS is integrated. देखिए इसमें जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 में, वो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है कि नॉट पूछा है, जो सही नहीं है EVS के संदर्भ में। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो दिया गया है कि परिभाषाओं को याद करने के लिए जो है जोड़ देती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो देखिए जो नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है तो हमें नेगेटिव भी बताना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th, अ टीचर ऑलवेज बिगिंस बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड डिस्कशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज क्वेश्चन एंड डिस्कशन इज टू access the children is process skill, provide an opportunity to the children to explore, provide an opportunity to the children to express themselves, discriminate between the children basis on their pace of learning। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा बी भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सी भी सही होगा। डी जो है बिल्कुल अलग थलग नहीं करना है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन में जाएंगे ये आपका ए, बी एंड सी के साथ जाएंगे, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो देखिए विभेद करना तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। यहाँ पर आपका ये 3 ऑप्शन है, तो 3 और ए, बी एंड सी के साथ जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका पे जो लास्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू टैप सोर्स अदर दैन टेक्स्ट बुक एंड टीचर इन EVS वाई। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप सोर्स अदर दैन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स इन EVS। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए
सोर्स को खोजने के लिए या किसी और सोर्स से सीखने के लिए बजाय कि टेक्स्ट बुक और टीचर से, मतलब हमेशा टीचर और बुक से ही लोगों को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, इसके बजाय भी क्या मतलब दूसरे सोर्स से भी उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि अ टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, टीचर और टेक्स्ट बुक ही केवल ईवीएस को पढ़ने का एक साधन, ईवीएस के बारे में समझने का एक साधन नहीं हो सकता। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़. It will provide opportunity to teacher to know the child's background. It will develop psychomotor skill and एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर है वो आपका जो इसमें ये बिल्कुल गलत है। साइकोमोटर की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी नॉलेज की। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन बनकर आएगा वो आएगा आपका क्या, ए बी एंड सी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं इसमें भी दिखा देती हूँ कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही दिया गया है कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा और यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो देखिए इसमें से आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ए, बी और क्या, सी। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 11 क्वेश्चन ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक। तो आप लोग इस प्रश्नों को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और अभी से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में एक बार रिवीजन करने से ही आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। तो अभी से आप लोग अपना प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से विदा लेती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।